Hello, dear students. Myself Devendra Chaudhary, and I welcome you online platform of बंसल क्लासेस ओडिशा। और आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये कुछ कुछ गॉस लॉ के जैसा है। किसके जैसा है? गॉस लॉ के जैसा। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपना गॉस लॉ क्या कहता था। गॉस लॉ कहता था कि फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, यहां पर सरफेस हाईलाइट हो रहा है। फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब जैसे कोई एक सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ठीक है ना। ये कोई लाइन नहीं है, ये सरफेस है और इसके अंदर मान लो Q1 और Q2 इस प्रकार से चार्ज हैं, बाहर Q3 चार्ज है। तो फ्लक्स इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा? तो वो क्यू एनक्लोज Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स पास होता है। ओके। और फ्लक्स किसी सरफेस से पास जो होता है वो क्या होता है? E डॉट ds, ये फ्लक्स होता है और उसका हम सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं। कौन सा इंटीग्रेशन? सरफेस इंटीग्रेशन। और ये बराबर आता है इस हिसाब से Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर हमने बात की थी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिर्फ Q1 और Q2 की वजह से है? तो नहीं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू this electric field is due to all charge. This is due to all charges. जितने भी चार्ज आसपास मौजूद हैं उन सब की वजह से, Q3 की वजह से भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जब हम पूरा इंटीग्रेशन करते हैं तो Q3 के कारण जो फ्लक्स निकलता है कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q3 के कारण। तो यहाँ पर Q3 का फ्लक्स पॉजिटिव होगा लेट्स से, तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 0। इसलिए हम Q3 को यहाँ ऐड नहीं करते, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड सब चार्जेस की वजह से होता है। तो ये ऐसा कुछ गॉस लॉ कहता है, ठीक है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ भी कुछ कुछ ऐसा ही है। इसमें हमने हाईलाइट क्या किया है? सरफेस। व्हाट इज हाईलाइटेड? सरफेस। लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ में एक सर्किट या फिर एक लूप होगा जो हाईलाइटेड होगा, लूप होगा। अब वहां पर सरफेस की बात नहीं करेंगे, उसमें किसकी बात करेंगे? एम्पियर्स में लूप की। और ये किस लिए यूज होता है एम्पियर सर्किटल लॉ? तो एम्पियर सर्किटल लॉ इज used to find out magnetic field. जैसे हमने बायोट स्वार्ट लॉ यूज किया था, उससे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, तो अब हम एम्पियर सर्किट लॉ यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। देखो ये कुछ कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही चैप्टर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हमने कूलम्स लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, उसके बाद गॉस लॉ यूज किया था। तो यहां पर हम पहले बायोट स्वार्ट लॉ यूज करते हैं और उसके बाद एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हैं। मोस्ट सिमिलरिटी है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ किस प्रकार से काम करता है तो उस पे आते हैं अपन। सो नाउ एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि जैसे मान लो कि कुछ करंट्स हैं, कुछ क्या है? करंट्स हैं। अब गॉस लॉ चार्ज के बारे में बात करता है, एम्पियर सर्किटल लॉ करंट्स के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करता है। तो जैसे मान लो कि एक करंट यहां पर है और ये अंदर की तरफ जा रही है, मतलब एक वायर है जो अंदर की तरफ जा रहा है और उसमें करंट है I1, और एक दूसरा वायर है जिसमें करंट बाहर आ रही है, इसमें करंट है I2।
एक और कुछ करंट है अंदर जा रही है लेट से, और वो है I3। अब अगर आप एक लूप बनाएं, ठीक है, किस प्रकार का लूप, लेट से मैं एक ऐसा लूप ये बना लेता हूं, ये लो, ऐसा मैंने एक लूप बना लिया। तो ये हमने एक लूप ले लिया, ठीक है। इस लूप को, ये एक इमेजिनरी लूप है, ठीक है, और इस लूप को क्या कहते हैं, एम्पियर्स लूप। दिस इज एम्पियर्स लूप। जैसे वहां गॉसियन सरफेस होती थी, यहां पर लूप होता है, और इसको एम्पियर्स लूप कहेंगे, ये इमेजिनरी लूप है। अब इस लूप पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, इस लूप पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे। जैसे आप अगर इस करंट को देखेंगे, इसकी वजह से आप अगर जैसे हमने कहा था कि वायर में अगर आपको करंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो वायर पे आप अपना राइट हैंड थंब पुट करें, और जैसे यहाँ पर करंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इधर अपनी उंगलियां रखें, तो पाम की डायरेक्शन नीचे आएगी, आई होप। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, इसकी वजह से यहाँ पर ऊपर है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और मुझे वही नेट मैग्नेटिक फील्ड पे एम्पियर्स लूप लॉ यूज करना है। अब क्या कहता है एम्पियर्स लॉ, कि मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा सेक्शन है डीएल का, ये जो आपने लूप लिया उसमें छोटा सा सेक्शन है डीएल का, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, किधर भी हो सकता है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बी, और ये डीएल की डायरेक्शन इधर है ना, और बीच में कुछ एंगल होगा यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ स्टेट्स कि बी डॉट डीएल, ये बी ये डीएल, इसका पूरा लाइन इंटीग्रल, इसका पूरा कौन सा इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, क्योंकि हमारे पास ये लाइन ही है, सरफेस नहीं है, सरफेस होता तो सरफेस इंटीग्रेशन होता, अब लाइन है तो लाइन इंटीग्रल will be equal to mu naught into I in या फिर I enclosed, B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। जैसा ही देखो E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहां पर म्यू नॉट ऊपर आ जाएगा और Q की जगह करंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये पहली बात तो स्टेटमेंट है आपके एम्पियर्स लॉ का, तो ये तो आपको याद रहना ही चाहिए, और इसके बिना तो कुछ होगा ही नहीं आगे भी। B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। अब आई इन यहां पर कौन सा है, आई इन I1 भी है और I2 भी है, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, I1 अंदर है, I2 बाहर है। तो इस केस में हम यहां पर अब क्या लिखेंगे B डॉट डी एल को, तो देखो पूरा अच्छे से समझ लो, इस करंट की वजह से यहाँ पर कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड होंगे, ऐसे भी हो सकता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप बी डॉट डीएल कर रहे हैं पूरे लूप में, है ना, डीएल आपने इस डायरेक्शन में लिया है, अभी आप उल्टा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे लूप में बी डॉट डीएल की वैल्यू म्यू नॉट आई इन के बराबर रहेगी। अब यहां पे बी डॉट डीएल जो होगा और उसका लाइन इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू, अब आई इन में दो करंट है, I1 और I2, है ना, तो कौन सी पॉजिटिव लेंगे और कौन सी नेगेटिव लेंगे, तो यहां पर मैं I2 पॉजिटिव लूंगा और I1 नेगेटिव लूंगा, और क्यों लूंगा उसका अभी हम रीजन देखेंगे। तो यहां पर म्यू नॉट इंटू I2 माइनस I1, ये इनक्लोज्ड करंट है, नेट इनक्लोज्ड करंट। अब फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं या फिर पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं।
सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि ये जो B है, B is due to all currents, जितनी भी करंट है चाहे वो इस लूप के अंदर है चाहे बाहर है, सबकी वजह से है ये B, जैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। ठीक है, दूसरी बात, अब बात करते हैं आई इन की, कौन सा पॉजिटिव लेंगे और कौन सा नेगेटिव लेंगे। आई इन इज करंट इनसाइड द लूप, इस लूप के अंदर कितनी करंट है, इनसाइड द लूप। ठीक है, और अब पॉजिटिव कौन सी करंट होगी और नेगेटिव कौन सी होगी, when we define direction of loop, then positive or negative current also defined automatically। कैसे, देखो अभी आपने डीएल इस डायरेक्शन में लिया इधर, इसका मतलब आपने लूप ये लिया है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, और आपने एंटी क्लॉकवाइज लूप लिया है, इसका मतलब आपने लूप की डायरेक्शन डिफाइन कर दी है कि मैंने लूप लिया है एंटी क्लॉकवाइज, जिधर डीएल लोगे उधर ही लूप होगा आपका। और अगर आपने एक बार लूप की डायरेक्शन डिफाइन कर दी, इसका मतलब अब पॉजिटिव और नेगेटिव करंट भी ऑटोमेटिक डिफाइन हो चुकी है। कैसे, तो जिधर आपने लूप की डायरेक्शन डिफाइन की है उस डायरेक्शन में कर्ल द राइट हैंड फिंगर्स in the direction of loop, then thumb will show positive current। आपने लूप की डायरेक्शन ये ली है, अब आप अपनी राइट हैंड फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करेंगे और जिधर थंब आएगा वो करंट आप पॉजिटिव लेंगे। तो आपने अगर इधर ऐसे लिया है लूप तो थंब बाहर आएगा, इसका मतलब I2 यहां पर पॉजिटिव होगा। अगर आप लूप ये लेते तो I1 पॉजिटिव होता और I2 नेगेटिव होता, इसमें कोई फर्क नहीं आता। यहां पर देखो, जब आप ऐसा लूप लोगे तो लूप के हिसाब से आपका डीएल नीचे होगा, बी उधर होगा, तो ये एंगल बनेगा। अभी ये एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा है, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस साइन यहां बाहर आ जाएगा, वो वापस जाके अंदर इसको वापस I2 माइनस I1 कर देगा, है कि नहीं। तो आप कैसे भी लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ सबसे पहले आप लूप की डायरेक्शन जरूर डिफाइन करें, और जिधर लूप की डायरेक्शन होगी उधर ही आप डीएल लेंगे, और फिर बी डॉट डीएल का लाइन इंटीग्रेशन करेंगे, और वो बराबर होगा म्यू नॉट इंटू आई इन। आई इन में पॉजिटिव करंट वो होगी कि जिधर आपने लूप लिया है उस डायरेक्शन में आप अपनी राइट हैंड फिंगर्स को कर्ल करें, और जिधर आपका थंब आ रहा है वो करंट आपकी पॉजिटिव होगी। और ये जो बी है ये सब की वजह से है। गॉट माय पॉइंट। तो
ये था एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखें तो कि मान लो तीन करंट हैं, एक अंदर जा रही है I1, ये बाहर आ रही है I2 और ये भी अंदर जा रही है I3। और ये सपोज आपने एक लूप ले लिया, इसको एनसर्कल करता हुआ एक लूप ले लिया और मैं लूप की डायरेक्शन ये ले रहा हूं। तो इस डायरेक्शन में इस लूप के लिए B डॉट dl कितना होगा? तो B डॉट dl का लाइन इंटीग्रेशन विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। अब आई इन पॉजिटिव कौन सी लेंगे? तो इस तरीके से लूप की डायरेक्शन आपने ली है, मतलब अगर इधर उंगलियां घुमाए तो थंब अंदर की तरफ जाएगा, इसका मतलब I1 पॉजिटिव है, तो I1 पॉजिटिव, बाकी दोनों नेगेटिव, तो I1 माइनस I2 और I3 भी अंदर है तो वो भी पॉजिटिव रहेगी, प्लस I3। तो इस प्रकार से ये काम करता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, अब इसका यूज करते हुए वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। अब हम एम्पियर्स लॉ का यूज करते हुए, ये एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करते हुए मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं, फर्स्ट इज इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है I, और मुझे इसका वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस D पे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब हम एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे। तो पहली बात समझना ध्यान से कि इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता कैसा है। तो इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप इधर अपना थंब रखेंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा और ये कुछ इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूं, है ना, इस डायरेक्शन, यूं पूरा लूप ऐसा बनेगा। और सारी डिस्टेंस ये अगर आप d लेते हैं तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड, अगर सब जगह आपने d डिस्टेंस का लिया है तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब D पे निकालना है तो मैं क्या करता हूं कि मुझे पता चल गया कि D पे अगर आप इस वायर से परपेंडिकुलर D पे कोई भी पॉइंट लें तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो उन पॉइंट्स को मिलाता हुआ ये मैं एक लूप बना लेता हूं, ये एक सर्किल बन जाएगा जिसकी रेडियस D होगी। और ये लूप, इस लूप की मैं डायरेक्शन इधर ले लेता हूं, ऐसी, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही ले लेता हूं, लूप की डायरेक्शन भी यही ले लेता हूं। तो लूप की डायरेक्शन मैंने ये ले ली है, इसका मतलब अगर मैं इधर ऐसे उंगलियां घुमाऊंगा तो थंब ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब ये करंट आपकी होगी पॉजिटिव। और अब अपन एम्पियर्स लॉ यूज कर लेते हैं। एम्पियर्स लॉ कहता है कि B डॉट dl और उसका लाइन इंटीग्रल इक्वल्स टू म्यू नॉट
आई इन, यहां पर आई इन किसके बराबर है, आई के बराबर है। आपने लूप की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखी है, तो आई इन आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब बी डॉट डीएल को खोल लेते हैं, तो लाइन इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और डी पे हर जगह बी आपका कांस्टेंट है, बी बाहर आ जाएगा। और थीटा अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है सर्कुलर, और आपने डीएल भी इधर ही लिया है, तो दोनों के बीच में थीटा है 0। तो b बाहर आ गया, cos 0 1 हो गया, अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ dl बराबर म्यू नॉट आई। b कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, तो b और dl का इंटीग्रेशन आप अगर इसको पूरा ऐड करते हैं लाइन इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 2 पाई रेडियस t इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो यहां से आपका b निकल गया कितना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई टी। और हम जानते हैं कि यही होता है मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे, यही होता है। बहुत अच्छी बात है, हमने निकाल लिया। अब अगर कोई मुझे कहे कि सर मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है ऐसा, लेकिन मैं लूप अगर उल्टा ले लूं, तो मैं लूप ये ले लूं, मैं अगर एम्पियर्स लूप ऐसा ले लूं तो क्या होगा, तो भी आंसर सेम आएगा। कैसे, तो इस बार b डॉट dl जो होगा लाइन इंटीग्रल, वो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू माइनस आई, क्योंकि अब आप लूप ये ले रहे हैं, तो इस लूप में अगर आप अपनी उंगलियां घुमाएंगे तो थंब की डायरेक्शन नीचे आएगी, मतलब नीचे वाली करंट पॉजिटिव है, लेकिन करंट ऊपर है तो ये नेगेटिव होगी। और उसके साथ ही अब b इधर है, dl उधर है, तो दोनों के बीच में एंगल 180 है, तो b तो कांस्टेंट बाहर आ गया, और अंदर बचा आपका dl और cos 180 माइनस 1, तो माइनस टू म्यू नॉट आई। b इक्वल्स टू, ये माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो गया, और म्यू नॉट आई और अपॉन dl का लाइन इंटीग्रल 2 पाई d। तो आप चाहे कैसे भी लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इसे आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर्स लॉ को यूज करते हुए हमने फाइंड किया। अब अगर कोई कहे कि सर हम फाइनाइट वायर का भी निकाल सकते हैं क्या, तो ट्राई कर लेते हैं। फॉर फाइनाइट वायर, तो जैसे कोई ये एक फाइनाइट वायर है इतना सा, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब मैं यहां पर अगर लूप ले लूं डी डिस्टेंस पे, और लूप की डायरेक्शन ये ले लूं, तो b डॉट dl का लाइन इंटीग्रल विल बी म्यू नॉट आई इन, और करंट लूप की डायरेक्शन ये है, तो थंब आपका ऊपर जाएगा, तो करंट ये पॉजिटिव होगी, और यहां से अगर b कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और dl का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई d, तो b कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई d। लेकिन फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड ये नहीं होता, तो हमने कहीं ना कहीं गलती करी है। यहां पे क्या गलती करी है, पहली बात कि ऐसा वायर पहली बात तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता कि एक फाइनाइट वायर है जिसमें ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये करंट जा रही है, इसके साथ साथ कुछ और वायर्स होंगे जो बैटरी से कनेक्टेड होंगे। तो हमने कहा था कि ये जो B होता है ये सब वायर की वजह से होता है, तो क्या इन वायर्स की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट
नहीं होगा। तो आप बी बाहर लेके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भाई, सब वायर की वजह से आएगा। हाँ, ये बात सत्य है कि इस लूप में बी डॉट डीएल का लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट आई के बराबर होगा। दिस इज ट्रू, दिस इज परफेक्ट ट्रू, दिस इज लॉ। बट इसको आगे आपने डिड्यूस करके बी को कांस्टेंट ले लिया, डीएल और बी के बीच में एंगल 0 ले लिया और फिर बी निकाल लिया, ये गलत है। आपको नहीं पता है कि बी कांस्टेंट है या नहीं। इनफाइनाइट वायर में क्या होता है कि बी कांस्टेंट रहता है हर डिस्टेंस डी पे। हाँ, डायरेक्शन अलग अलग होती है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे तो नहीं कह सकते। तो इस प्रकार की कोई एंटिटी हो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एक अच्छा सा पैटर्न ना हो, मतलब जैसे इनफाइनाइट वायर की बात करें तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही प्यारा सा मैग्नेटिक फील्ड आता है, ऐसा हर जगह इस प्रकार से। लेकिन फाइनाइट वायर की बात करें तो उसका मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल होता है ना, और उसमें इनकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो आप इस तरीके से तो नहीं निकाल सकते। तो क्या फाइनाइट वायर पे एम्पियर्स लॉ वैलिड नहीं है? नहीं, एम्पियर्स लॉ लॉ है और ये हर जगह वैलिड है। लेकिन हम फाइनाइट वायर पे नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि इन वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे निकाल के बी डॉट डीएल कर लें। तो हम उनका ही निकालते हैं जो काफी सिमेट्रिक होते हैं, जैसे इनफाइनाइट वायर। ठीक है, अच्छा, अब सिमेट्रिक कौन कौन से हैं और उनका कैसे निकाला जाता है तो हम वो देखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ड्यू टू ए इनफाइनाइट होलो सिलेंड्रिकल वायर, होलो इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर। तो जैसे ये इनफाइनाइट एक सिलेंडर है, और होलो है, और ये इसकी एक्सिस ले लेते हैं हम बीच में, और इसकी रेडियस ले लेते हैं हम कैपिटल आर। ठीक है, और इसमें जो करंट है वो पूरी सरफेस पे, ये इस प्रकार से कुछ सिलेंडर है और इसकी पूरी सरफेस पे ऐसे करंट ऊपर की तरफ जा रही है। कितनी का सरफेस पे करंट जा रही है, ऐसे कितनी करंट जा रही है, आई। ठीक है, और अब हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक तो अंदर निकालना है और एक बाहर निकालना है। तो सबसे पहले अपन अंदर देखते हैं, इनसाइड। इनसाइड देखने के लिए वही हम लूप ले लेते हैं। तो हम इस एक्सिस को सेंटर मानते हुए एक यहां पर ये लूप ले लेते हैं, सर्कुलर लूप। ठीक है, और करंट ऊपर की तरफ है तो मैं लूप की डायरेक्शन भी ये ले लेता हूं। ठीक है, और अब इस लूप में एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, बी डॉट डीएल, इसका लाइन इंटीग्रल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अब इस लूप के अंदर कितनी करंट है, देखो आपने ऐसा, ये आपका सिलेंड्रिकल वायर है जिसमें ऊपर की तरफ करंट जा रही है। मान लेते हैं कि ऊपर की तरफ जो मैंने ऊपर से देखा तो ऐसा दिखा मुझे, या फिर नीचे से देखा तो ऐसा दिखा,
और आपने अब जो लूप लिया है वो अंदर लिया है, ऐसा है ना। तो इस लूप के अंदर कोई करंट नहीं है, सारी करंट बाहर है, सारी करंट यहां पे है बाहर सरफेस पे, लूप में कोई करंट नहीं है, तो अंदर करंट है 0। तो B डॉट डी एल कितना होगा यहाँ पे 0। अब B डॉट डी एल 0 है, इसके दो एस्पेक्ट निकल सकते हैं कि या तो B 0 है नहीं तो DL 0 है, और तीसरा एक एस्पेक्ट और भी निकल सकता है कि नहीं तो दोनों के बीच में एंगल थीटा जो है वो 90 डिग्री है ना। अब DL तो यहां 0 है नहीं, आपने एक लूप ले लिया है, तो DL तो 0 होने से रहा। और थीटा 90 है या नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि हमें B का भी नहीं पता अंदर B कितना है कि नहीं। और थीटा यहां पर अगर होता मैग्नेटिक फील्ड तो 90 हर जगह 90 नहीं होता, अगर होता तो हर जगह 90। मान लो इस सिलेंडर का आप क्या करें कि इसमें छोटा सा एक वायर काट लें, तो उस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अलग अलग होता, तो हर जगह 90 होता एंगल, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही निकलता है यहां पर कि B 0 होगा, कि B डॉट डी एल 0, इसका मतलब B यहां पे 0 होगा। तो इनसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0। तो होलो इन्फानाइट सिलेंड्रिकल वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। अब दूसरा निकालते हैं कि बाहर, आउटसाइड निकालते हैं। तो आउटसाइड में अगर आप देखेंगे तो आउटसाइड के लिए आप जैसे आउटसाइड D डिस्टेंस पे निकालना है, तो आउटसाइड D डिस्टेंस पर आप पहले देख लें कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। तो D डिस्टेंस पे इस एक्सिस से हर एक D पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, मतलब D आपका बहुत छोटा है एज कंपेयर टू इसकी लेंथ L। इसकी लेंथ L जो है वो बहुत ज्यादा है और D क्या है बहुत कम, मतलब आप वायर के बहुत नजदीक हैं। तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा। तो अब आप एक यहां पर लूप ले लें सर्कुलर, और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही होगा, इस सर्किल की डायरेक्शन में होगा ऐसा, है ना। हर जगह मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये D डिस्टेंस चारों तरफ सेम कॉन्फ़िगरेशन पे है एक्सिस से, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, डायरेक्शन ऐसी होगी, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाता है। इस लूप में अगर हम B डॉट डी एल देखें तो B डॉट डी एल विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब आई इन, अगर आप लूप की डायरेक्शन यही लेते हैं तो आई इन ऊपर की तरफ होगा पॉजिटिव, तो ऊपर आपकी करंट आई है तो वो पॉजिटिव होगी, और B कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और B और DL के बीच में एंगल 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ DL, तो इंटीग्रेशन ऑफ DL होगा आपका 2 पाई D, B आ जाएगा यहां से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई D। तो आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, B इनसाइड 0, और बाहर किसकी तरह होता है एज एन इनफाइनाइट वायर। तो जैसे इनफाइनाइट वायर की वजह से होता है वैसा ही इसका होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई D। और अगर इसका ग्राफ बनाने का बोले
तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड और डी के बीच में ग्राफ बनाऊं, बी और डी, यहाँ पर यहाँ तक आपका जो डी है वो डी लेस देन आर है और यहाँ पर डी ग्रेटर देन आर है। तो अंदर तो जीरो है मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद D इक्वल टू आर पे कितना हो जाएगा, D इक्वल्स टू आर पे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो कुछ वैल्यू आएगी। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो D के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा। तो इस प्रकार से आप इनफाइनाइट होलो सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और याद रखना है, सारे फॉर्मूलेज याद रखने हैं। अब आते हैं अपन सॉलिड इनफाइनाइट वायर पे। तो अब आपको काफी कुछ चीजें समझ में आने लग गई होंगी, गॉस लॉ के जैसा ही है। लेकिन इस पे आपके बोर्ड में भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेरिवेशन के, और इसमें तो खैर पूछे ही जाएंगे जेई में। तो सॉलिड इनफाइनाइट वायर, तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक इनफाइनाइट वायर है कुछ इस प्रकार से, और ये सॉलिड है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और सॉलिड है, पूरे के अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रही है आई, पूरे वॉल्यूम में, है ना। और अगर इसको मैं नीचे से देखूं तो मुझे देखेगा कुछ करंट अंदर की तरफ जा रही है। नीचे से देखने पे कैसा डायग्राम बनेगा, ये आपका वायर रेडियस आर का, और इसके अंदर करंट कुछ ऐसे जा रही है अंदर की तरफ पूरे वायर में। होलो के अंदर सिर्फ सरफेस पे थी, यहां पर पूरे वायर में अंदर की तरफ ऐसे करंट फ्लो कर रही है। और अब इसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। यहां पर हमें दिया है कि करंट डेंसिटी, पहली बार हम इस टर्म का यूज कर रहे हैं, दूसरी बार, पहली बार हमने समझा था, अब इसका यूज कर रहे हैं। करंट डेंसिटी हमें दी हुई है J। करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी क्या होती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, या फिर करंट पर एरिया। तो यहां पर हमारा एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो इसमें टोटल करंट कितनी हो जाएगी, करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू करंट I अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो I कितना हो जाएगा, J इंटू टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो वही फिर से वही राम कहानी है। आप क्या करें, एक लूप ले लें, अंदर आपको फाइंड करनी है, जैसे मान लो स्मॉल r रेडियस पे, तो स्मॉल r डिस्टेंस पर आप एक सर्कुलर लूप ले लें। इस लूप में क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। और लेट्स से मैं लूप की डायरेक्शन ये ले लेता हूं। अब अगर लूप की डायरेक्शन ये ले ली है तो इसका मतलब अंदर वाली करंट पॉजिटिव है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड भी अगर आप देखेंगे तो इन वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा अंदर। क्योंकि आप सोच के देखें कि इसके बाहर वालों का तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, अभी देखा था हमने, है ना।
बाहर वालों का मैग्नेटिक फील्ड, बाहर ये जो है इनकी वजह से तो अंदर जीरो होगा। होलो सिलेंडर का देखा था ना, होलो सिलेंडर की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो ये स्मॉल आर से आगे का जो सिलेंडर है उसमें आप होलो होलो के इन्फानाइट सेक्शन बना लें, उसमें हर एक सेक्शन के अंदर जीरो होगा तो सबका जीरो होगा। तो यहां पर इस एम्पियर्स लूप पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इस अंदर वाली करंट की वजह से आएगा। तो अंदर वाली करंट की तरफ आप अगर अंगूठा रखें और जैसे मान लो यहाँ पर मुझे फाइंड करना, तो इधर उंगलियां रखें, अंगूठा अंदर रखें तो पाम की डायरेक्शन ऊपर आएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, है ना। तो आपका जिधर डीएल है उधर ही मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब आप यूज कर लें यहाँ पे बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट। और अब इस लूप के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो करंट डेंसिटी है जे और लूप का एरिया है पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, तो जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये करंट इस लूप में फ्लो हो रही है, इस लूप के अंदर से। और बी हर जगह सेम है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। और बी और डीएल के बीच में हमने देखा कि एंगल है जीरो, क्योंकि बाहर वालों का अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, जो भी होगा अंदर वाले का यहां पर होगा, तो अंदर वाले वायर्स की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। तो cos 0 1 इक्वल्स टू म्यू नॉट जे इंटू पाई आर स्क्वायर। सो बी और डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां पर 2 पाई आर, तो यहां से आप एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा और बी होगा म्यू नॉट जे और पाई से पाई कैंसिल आर बाई 2। तो ये भी आपको याद रखना है, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो डिराइव करना तो आना ही चाहिए। सॉलिड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होता है। हाँ, आर को आप जीरो कर दो, मतलब एकदम सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहोगे तो वो कितना होगा, जीरो। उसके बाद लीनियरली वेरी करेगा आर के साथ, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ अंदर की बात। अब अगर मुझे बाहर निकालना हो, बाहर किसी भी डिस्टेंस डी ले लो या फिर डी ले लेते हैं, डी पे निकालना हो तो यहां पर आप लूप ले लें। तो इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा तो आप लूप की डायरेक्शन भी यही ले लें। और इस लूप में अगर आप निकालेंगे तो आउटसाइड के लिए बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल बराबर म्यू नॉट आई इन। अब अगर आप देखें तो ये लूप पूरा बाहर है, तो इसके अंदर टोटल करंट जितनी भी है तो जे इंटू पाई आर स्क्वायर, जे इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और वो किसके बराबर है, टोटल करंट आई के बराबर। तो मैं आई ले लेता हूं, जे की टर्म में ना लेके आई लिख लेता हूं इसको। आई पूरी करंट है जो पूरे सॉलिड सिलेंडर में जा रही है। बी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई डी हो जाएगा और म्यू नॉट आई, और बी आ जाएगा यहां से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, किसकी तरह, सेम एज इनफाइनाइट वायर। तो चाहे सॉलिड सिलेंडर हो चाहे होलो सिलेंडर हो, उनके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनफाइनाइट वायर के जैसा होता है। उसके बाद होलो के अंदर जीरो हो जाता है और सॉलिड के अंदर रहता है म्यू नॉट जे आर बाई 2। ग्राफ अगर बनाने की कोशिश करें इसमें हम, तो ग्राफ कुछ मैं अगर B और स्मॉल r के बीच में बनाऊं तो r इक्वल्स टू कैपिटल R रेडियस तक, तो ये B आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है, मतलब स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद जैसे ये D ले लो चाहे स्मॉल r ले लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है म्यू नॉट जे कैपिटल R बाई 2।
ठीक है। और अगर कोई मुझे पूछ ले कि ये एंगल थीटा है तो टेन थीटा कितना होगा, आप देख सकते हैं बी को y पे लिया है, r को x पे लिया है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो दिस इज m इज टेन थीटा, तो म्यू नॉट j बाय 2। ठीक है, तो ये एम्पियर सर्किट लॉ का यूज आप आराम से देखें। यहां से हमने सबसे पहले एक इनफाइनाइट वायर की वजह से निकाला था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। उसके बाद फाइनाइट वायर में निकालने की कोशिश की, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं था तो नहीं निकाल पाए। और उसके बाद हमने होलो इनफाइनाइट सिलेंडर का निकाला, जो कि आया अंदर 0 और बाहर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, सेम लाइक एज इनफाइनाइट वायर। And then we find solid infinite wire and its magnetic field equals to mu naught gr by 2 inside and outside is same as infinite wire. So this was the today's session. I hope you enjoyed. अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप कैपेसिटेंस और करंट की शीट लगाएं अच्छे से। ओके, बाय बाय।